मई का पार्ट 1 खत्म कर चुका हूं मैं, पार्ट 2 करेंगे अब शुरू। पार्ट 3 और आएगा, और मई के करंट अफेयर 100 घंटे में पूरे निपटा देंगे हम, बहुत अच्छे से करेंगे भाई बिल्कुल, और ढंग से करेंगे रेलिवेंट चीजें, ठीक है। तो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए, ज्यादा ज्ञान नहीं फैलता आज, बिल्कुल अच्छे से चीजों को करते हैं और शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मनिका बत्रा के बारे में। मनिका बत्रा है ना, जो ये मनिका बत्रा, इन्होंने क्या किया, अभी एक बड़ा इतिहास रचा, कारनामा रचा भाई। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर बनी है जो टॉप 25 में आई है वर्ल्ड सिंगल रैंकिंग में, ठीक है। टेबल टेनिस की प्लेयर है, ये टीटी की प्लेयर है। तो टेबल टेनिस की टॉप 25 में विमेन सिंगल रैंकिंग में जाने वाली जो पहली प्लेयर बनी है इंडिया में, वो कौन बनी है, मनिका बत्रा बनी है। याद रखना क्या है, मनिका बत्रा, ये है मनिका बत्रा, और इन्होंने टॉप 25 में जगह बनाई है। इससे पहले टॉप 50 में जगह बनाई थी 38वें नंबर पे, जो 38 नंबर 38वें नंबर पे इस पे जगह बनाई थी सरीजा अकूला ने। किसने बनाई थी जगह, सरीजा अकूला ने जगह बनाई थी भाई, सरीजा अकूला ने, ये ध्यान रखना, सरीजा अकूला ने जगह बनाई थी टेबल टेनिस में ही, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने इतिहास रचा है। मनिका बत्रा ने, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना जो हमारे, उसमें भी गोल्ड जीता था भाई इन्होंने। मनिका बत्रा ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और जो टेबल टेनिस है ना, टेबल टेनिस, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि टेबल टेनिस का जो गेम है इसका ओरिजिन कौन सी कंट्री में हुआ था। तो ध्यान रहे, टेबल टेनिस का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में मेरे भाई। ये सवाल पूछा गया था एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में ये सवाल पूछा गया था, टेबल टेनिस का जो गेम है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ये हुआ इंग्लैंड में। और एक और सवाल पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2019 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड। ये ट्विडल नाम की टर्म है जो, ये कौन से खेल से रिलेटेड है, ध्यान रहे मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ बिल्कुल। ट्विडल नाम की टर्म कौन से खेल से रिलेटेड है, तो ये टेबल टेनिस में रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान रहे टेबल टेनिस में। ट्विडल होता है क्या, ये थोड़ा सा ये भी समझ लो। ट्विडल क्या होता है कि जैसे ये रैकेट होता है टेबल टेनिस में, एक साइड रेड होता है एक साइड ब्लू होता है, तो वो प्लेयर आपने देखा होगा कई बार ऐसे घुमाते रहते हैं रैकेट को, ठीक है। कभी रेड कभी वो होता है क्या बोलते हैं, ब्लैक होता है, तो उसी को ट्विडल बोलते हैं। कि जो रैकेट को एडजस्ट करते हैं ना अपने हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विडल बोला जाता है। तो ध्यान रहे, आपसे जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है तो ध्यान रहे कि जो ट्विडल नाम की टर्म है वो कौन से खेल से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। मैंने आपको ये बताया। टेबल टेनिस में खास बात क्या है, जो टेबल होती है ना मेरे भाई, जो टेबल होती है वो ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी पूछ लेते हैं आजकल, स्टैटिक जीके में पूछने लगे हैं चीजें, पहले नहीं पूछते थे लेकिन अभी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रहे, जो लेंथ होती है इसकी वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी 2.74 मीटर, जो इसकी लेंथ होती है टेबल टेनिस की। और जो ब्रेड्थ होती है ना, वो पता है क्या होती है, वो होती है 1.525 मीटर। ध्यान रहे, और इसके बीच में होता है एक नेट, छोटा सा नेट होता है, उसकी जो हाइट होती है वो भी पूछ लेते हैं, वो होती है 15.25 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, लेंथ होती है हमारी 2.74 मीटर, ब्रेड्थ होती है 1.525 मीटर, और 15.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का जिक्र है यहाँ पे, छोटा नेट होता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसका क्या होती है, हाइट होती है उसकी नेट की। ये चीजें भी पूछी जाती हैं आजकल, बहुत पूछने लगे हैं एसएससी में कि ऐसी ऐसी चीजें पूछने लेते हैं। जैसे बैडमिंटन में तो उसकी नेट की हाइट पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीजें एक बार अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और उसके साथ रिवाइज कर रहे हो तो आपको तुरंत रटना नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा रहेगा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी। अब बात करते हैं हम टेबल टेनिस, जो टीटी है भाई, टेबल टेनिस है, मेरे को भी टीटी बहुत अच्छे से खेलना आता है, मैं स्कूल में भी खेलता था, बढ़िया अच्छा गेम है, कंसंट्रेशन के एस्पेक्ट में बहुत अच्छा गेम है। तो जो टीटी है ना, इसको जो पूरी दुनिया में आईटीटीएफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में, आईटीटीएफ क्या है, इसको टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसको क्या करता है, ऑपरेट करता पूरी दुनिया में। जो भी इसको टूर्नामेंट होते हैं ये आईटीटीएफ को कंडक्ट कराता है, ठीक है। इससे पूछ लिया जाता है कि ये जो आईटीटीएफ है कब बनाया गया था, कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये 1926 में एस्टेब्लिश किया गया था मेरे भाई। कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1926 में, ध्यान रहे। और टेबल टेनिस को, जो टीटी है, इसको ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेशन का पहली बार मौका मिला, तो 1988 में टेबल टेनिस को क्या किया गया, ओलंपिक्स में इंडक्ट किया गया, ठीक है। तो ध्यान रहे, सारा निचोड़ निकाल दूंगा टॉपिक का भाई, बिल्कुल रेलिवेंट चीजें बता रहा हूँ, एक एक चीज एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। ऐसे कोई हवाबाजी मारने वाला टीचर नहीं हो कि कुछ भी बता दूं, जो आपको पढ़ना है, आप जो सुनना चाहते हो वही बताऊं ना भाई, ये नहीं मैं करूंगा। मेरे को एग्जाम क्लियर कराना है और एग्जाम से रिलेटेड चीजें बतानी है, ठीक है। मैंने खुद अपना स्ट्रगल देखा, अपनी चीजें देखी, इरेलीवेंट चीजें पढ़ी है, मैं वो चीजें नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगर ऐसी कुछ चीजें करनी है आपको तो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रेलिवेंट चीजें कराऊंगा भाई, जिससे आपको एग्जाम इन दी फाइनल, हमारा जो क्या है, फाइनल जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, फाइनल जो कंक्लूजन रहेगा जर्नी का, वो क्या रहता है, सिलेक्शन लेना होता है ना। तो उसके लिए रेलिवेंट चीजें पढ़नी है भाई, ठीक है। सारे पीवाई क्यू है, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछी हुई चीजें, याद रखना आप। और ध्यान रहे, टेबल टेनिस से रिलेटेड जो बड़े इंपॉर्टेंट कप होते हैं आपसे पूछ लेते हैं, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज है ना, तो वो भी याद करा देता हूँ अभी मैं आपको। स्पोर्ट्स ट्रॉफीज में दो होते हैं, एक तो होता है कार्बोलियन कप, क्या होता है, कार्बोलियन कप, ध्यान रहे, कार्बोलियन कप बड़ा इंपॉर्टेंट कप इसका। और एक होता है स्वेथलिंग कप, क्या होता है, स्वेथलिंग कप, स्वेथ स्वेथलिंग कप, ठीक है, SWAYTHLING
LING, स्वेथलिंग कप होता है इसका, ठीक है। तो दो कप बड़े इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस से रिलेटेड, कार्बोलियन कप और स्वेथलिंग कप, ठीक है। सरीजा अकुला के बारे में मैंने आपको बताया ही, तो थोड़ा सा एक बार कंसाइज रिवीजन कर लेते हैं। देखो एक सवाल में मैंने कितनी चीजें बता दी आपको, सारी चीजें एग्जाम के लिए जरूरी है भाई, ठीक है। मनिका बत्रा टॉप 25 में जाने वाली पहली प्लेयर बनी है। सरीजा अकुला उससे पहले थी जिन्होंने 38 पोजीशन अचीव की थी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो 1926 में बना, पूरी दुनिया में टीटी को ऑपरेट करता है। ट्विडल नाम की टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है टीटी से रिलेटेड, एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा भी गया, तो याद रखना आपको, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था मनिका बत्रा ने, जो टॉप 25 में अभी आके इतिहास रचा जिन्होंने, ठीक है। इंग्लैंड में जो जिन लोगों ने हम पे राज किया था 200 साल पहले, वहीं पे इस 200 साल पहले नहीं, सॉरी, मतलब 1947 तक राज किया, तो वहीं पे ये जो टीटी का गेम है ना, उसका ओरिजिन पॉइंट यही इंग्लैंड है, ठीक है। कई सारे गेम है जहाँ पे इंग्लैंड में शुरू हुए, टीटी उनमें से एक है, ठीक है। तो ये था अपना आज का ये पहला क्वेश्चन, और इसका पूरा निचोड़ पोस्टमार्टम मैंने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। टीटी के बारे में मैंने बात किया, टीटी हो गया। अब बात करते हैं IPL 2024 के बारे में भाई। अब देखो टॉप 100 क्वेश्चन के आसपास लगभग मैं कराऊंगा करंट अफेयर में, और इतना रेलिवेंट है और इतना जरूरी है, सफिशियंट है। अब मैं बनाने को उसके 300 भी बना सकता हूँ, जैसे IPL 2024 का टॉपिक, इससे 15 क्वेश्चन बना दूं भाई मैं एक एक करके, नहीं मैं एक में ही सारी चीजें बता दूंगा तुमको, ठीक है। इसलिए मैं कंटेंट में कमी नहीं रहेगी, आप ये मत सोचना कि चीजें कम रहेंगी, नहीं, लेकिन रेलिवेंसी के साथ चीजों को एडजस्ट करके, चीजों को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं IPL 2024 के मेरे भाई। IPL 2024 में जो जीता है वो जीता है शाहरुख खान की टीम KKR ने। KKR क्या विनर है, और जो पैट क्यूमिंस की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन SRH ने उनको फिर यहाँ का अपना कैप्टन बनाया था। वो क्या रहे, अब की बार रनर अप रहे, सेकंड नंबर पे रहे, ठीक है। तो KKR ने जीता और SRH ने क्या किया, रनर अप रहे, ये आपको याद रहेगा, मोस्टली लोगों को पता भी होगा, ठीक है। अब की बार विनर क्या था, KKR, मैंने बता दिया आपको। रनर अप कौन रहा, SRH, सनराइजर्स हैदराबाद, पैट क्यूमिंस इनके कैप्टन थे, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिला, ध्यान रहे, ऑरेंज कैप किसको मिलता है, जो बैट्समैन होता है मेरे भाई, बैट्समैन को मिलता है ऑरेंज कैप, ठीक है। और अब की बार किसको मिला, वही सबके फेवरेट अपने विराट कोहली को मिला। और तगड़ा अब की बार तो इन्होंने तमाचा मारा था जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, 160 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने पावर प्ले में रन बनाए अब की बार, और सबसे ज्यादा। और उसके अलावा फिर ऑरेंज कैप भी देखो, एफिशिएंसी भी कितनी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी कितना अच्छा, दोनों चीजों में इन्होंने काम किया, और नए नए शॉट लेके आए। इनसे आप सीख भी सकते हो कि जब आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको अपने आप को इवोल्व करना होता है, टाइम के साथ साथ आपको इवोल्व करना जरूरी है। विराट कोहली से आप ये चीज सीख सकते हो, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिला, विराट कोहली को मिला। पर्पल कैप किसको मिला, ये मिला हर्षल पटेल को। किसका मिला, हर्षल पटेल को क्या मिला, पर्पल कैप मिला। और 24 विकेट, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। 24 विकेट लिए हर्षल पटेल ने, पंजाब की टीम से खेलते हैं तो इनको मिला। ऑरेंज कैप विराट कोहली को 741 रन बनाए, उनको मिला। फेयर प्ले अवार्ड, देखो भाई SRH वाले रनर अप बेशक से रहे हो, लेकिन उन्होंने फेयर प्ले अवार्ड जीता आपके बाद। सबसे बढ़िया स्पिरिट ऑफ द गेम से में जो सबसे नंबर 1 रहे हैं वो क्या रहे हैं, SRH रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये याद रखना भाई, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हमारे कौन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हमारे अब की बार बने हैं सुनील नारायण। ध्यान रहे, सुनील नारायण मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं, क्यों, क्योंकि ऑलराउंडर है भाई। इन्होंने बैटिंग से भी कारनामा किया और बॉलिंग से भी कारनामा किया। बॉलिंग में तो बड़े खतरनाक गेंदबाज रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से इनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ भाई, इनको इजिली हिट कर ही नहीं सकता कोई। सुनील नारायण, ठीक है। स्टार्टिंग में जब पीक पे थे ना, जब तो बिल्कुल ये मतलब धोनी को वहीं पे जमा कर देते थे, हिलने नहीं देते थे धोनी जैसे बैट्समैन को, ऐसा बॉलर है भाई ये सुनील नारायण। तो ध्यान रहे, सुनील नारायण ने के बाद 488 रन बनाए और 17 विकेट लिए, इसी के साथ उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला, ठीक है। ये हो गया IPL 2024 का निचोड़। हाँ, एक बात और भूल गया मैं, एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलता है, ठीक है। एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, कि जो युवा प्लेयर होते हैं उनमें एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलता है। तो अमेजिंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला, ये मिला SRH के ही प्लेयर हमारे नीतीश रेड्डी को। किसको मिला है, नीतीश कुमार रेड्डी को मिला भाई, याद रहे, नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है, याद रहे, ठीक है। तो नीतीश कुमार रेड्डी को क्या मिला, अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, अमेजिंग प्लेयर ऑफ द 2024 IPL मिला आपके बार, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हो गया IPL का निचोड़ खत्म, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ आएंगे तो फिर क्या क्या याद करोगे भाई, इतना सफिशियंट है। आगे बात करते हैं, फोन पे ने लॉन्च किए UPI पेमेंट इन श्रीलंका। सवाल सीधा पूछा जाएगा कि श्रीलंका में कौन सी कंपनी है जिसने UPI पेमेंट शुरू की है, तो ध्यान रहे, फोन पे ने लॉन्च किया। किसने किया, फोन पे ने। ये हो गया हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये याद रखना। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है यूपीआई की फॉर्म, ठीक, फुल फॉर्म, ठीक है। अब यूपीआई से रिलेटेड देखो इंडिया और श्रीलंका में क्या हुआ है, इंडिया ने श्रीलंका में क्या कर दिया है, पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया। वहीं का एक जो लोकल वो है ना पेमेंट सिस्टम, लंका पे बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लंका पे, उसके साथ कोलैबोरेशन में ये लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो यूपीआई से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जाएंगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यूपीआई है ना, जो ये यूपीआई, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, 2016 में लॉन्च किया था। और इसको जो ऑपरेट करने वाली बॉडी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो ये रहा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। कब, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और आपको ऐसा awkward सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन करंट अफेयर के साथ अगर ऐसी रेलिवेंसी के साथ पढ़ोगे तो आप करके आओगे। रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार, सही बता रहा हूँ मैं, रिपीट होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, एनपीसीआई ये कब बना था, याद रहे, ये बना था 2008 में मेरे भाई, 2008 में बना था। और इसके लिए कौन सा एक्ट आया था, इसके लिए एक्ट आया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में, 2007 में इसके लिए एक्ट आया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2008 में उस एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो दो बात ये भी याद रखना, एनपीसीआई 2008 में बना था मेरे भाई, 2007 में एक एक्ट आया था उसके लिए, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट। एसएससी सीएचएसएल 2022 में ये सवाल पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है, रिपीट करती है एसएससी क्वेश्चन, आपको पता है, ठीक है। और यूपीआई कब लॉन्च हुआ ये भी पूछ सकते हैं, 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया गया। और सबसे पहली कंट्री थी जो जिसने अडॉप्ट किया था यूपीआई को, उसका नाम पता है क्या, उसका नाम है नेपाल। नेपाल वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था यूपीआई को, ठीक है। और एक और खास बात बताता हूं मैं जो यूपीआई से रिलेटेड है, अभी अभी श्रीलंका में तो लॉन्च किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही नामीबिया में भी लॉन्च किया था। फोन पे ने ही नामीबिया में भी यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया था, पेमेंट सिस्टम। नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, पता ही होगा आपको, अफ्रीकन कंट्री है ये नामीबिया। तो यहाँ पे भी ये लॉन्च किया गया था। तो ये भी अपना करंट अफेयर का पार्ट हो गया भाई, नामीबिया में भी लॉन्च किया गया था और अभी श्रीलंका में भी लॉन्च किया गया है। जो चीते आए थे वो नामीबिया से ही तो आए थे, आपको याद होना चाहिए ना, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आए थे, नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, याद है ना, तो याद रखना वही नामीबिया है ये। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे बात करते हैं भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल की। ये एक टाइप हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल का मतलब समझते हो ना, एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो भीष्म नाम का एक ये सिस्टम है, भीष्म नाम का एक हॉस्पिटल है, जिसको कहाँ पे लॉन्च टेस्ट किया गया, आगरा में टेस्ट किया गया अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये किस लिए टेस्ट किया गया मेरे भाई, ये एक रैपिड मेडिकल असिस्टेंस के लिए। कोई भी इमरजेंसी होती है फोर्सेज को, उनको रैपिड मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए, तुरंत उनको अपनी मेडिकल असिस्टेंट दिया जाए, मेडिकली असिस्ट किया जाए सोल्जर्स को। तो उसके लिए ये भीष्म नाम का पोर्टेबल हॉस्पिटल अभी टेस्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, ये क्यूबिकल टाइप का हॉस्पिटल है, तो तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन में अवेलेबल होगा। और खासकर मतलब डिजास्टर्स वगैरह आते हैं वहां पे भी इसकी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। तो बहुत फायदे की चीज है ये, बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। तो याद रखना इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे भाई भीष्म। क्या नाम है, भीष्म, याद रखना आप ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई। और उससे पहले ही मैंने आपको बताया था 12 मई को नर्सिस डे, इंटरनेशनल नर्सिस डे। इसका थीम भी बताया था, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम भी लिया था, लेडी विद द लैंप, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग सिस्टम, मैंने ये भी बताया था आपको, ठीक है। तो ध्यान रहे 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्सिस डे। उसके बाद 16 मई को हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। और लाइट से रिलेटेड देखो मैंने कितना अच्छा क्वेश्चन डाला है आपके लिए, आप भूलोगे नहीं कभी। और ये सवाल पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ में पहले 2017 में। इन्वेंशंस का पार्ट है ये, जैसे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस पढ़ते हो ना आप, उसका पार्ट है ये। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ना 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि 1960 में सक्सेसफुल पहली बार ऑपरेशन किया गया था लेजर। लेजर सुना होगा आपने, LASER, लेजर सुना होगा। लेजर का पहली बार सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था, किसने किया था, वो किया था इस बंदे ने, जिसका नाम क्या है, TH मेमन, थियोडर मेमन। इसने किया था, ठीक है ना, 1960 में, याद रहे, ये डेट भी पूछ सकते हैं आपसे। तो थियोडर मेमन ने लेजर का पहली बार सक्सेसफुल वो किया था, ऑपरेशन किया था। और इससे रिलेटेड फिर सवाल भी पूछा गया कि लेजर वॉज इन्वेंटेड बाई, किसने इन्वेंट किया था, तो TH मेमन ने ही इसको इन्वेंट किया था। ये भी आपसे पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ 2017 में, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। और लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पूछ लेते हैं,
लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार लिख देता हूं आपके लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो लेजर होता है ना, बीम ऑफ लाइट होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ही पावरफुल लाइट होती है लेजर की। आपने देखा होगा ना, लेजर हम बचपन में मेले वेलों से भी लेके आते थे वो बिंदी सी लेजर वाली। तो एक हिसाब से बहुत ही पावरफुल लाइट होती है ये, ठीक है, लेजर वाली। तो ध्यान रखना, यूनी डायरेक्शनल होती है बिल्कुल, और पावरफुल एमिशन होता है ये, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म बीम ऑफ लाइट होता है ये लेजर, ठीक है। थियोडर मेमन, TH मेमन ने इसको 1960 में पहली बार सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट होता है, ये याद रखना है, और इन्हें TH मेमन की याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप मेरे को कोई बता सकता है कि कमेंट सेक्शन में कि एक्स रेज होती है ना, एक्स रे, इनको किसने इन्वेंट किया था? एक्स रेज को किसने इन्वेंट किया था? कमेंट सेक्शन में बताओ। SSC का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, एक्स रे वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब तक हम आगे बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है, ये कहाँ पे हुआ मेरे भाई? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुआ है? ये हुआ रोटरडैम, नीदरलैंड में। रोटरडैम नीदरलैंड की एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है, वहाँ पे नीदरलैंड में हुआ है ये, रोटरडैम नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, याद रहे। और इंडिया का भी पवेलियन लगा यहाँ पे, इंडिया ने भी अपना एक पवेलियन लगाया यहाँ पे। और ये किसने लगाया? कौन सी कंट्री है जिसने यहाँ पे लेड किया इंडिया को? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये अलग मिनिस्ट्री, आप पता ही होगा आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने अपना पवेलियन भी लिखा है, और उन्होंने दिखाया, वहां पे प्रदर्शित किया कि इंडिया ने जो हाइड्रोजन में ग्रोथ की है, हाइड्रोजन एनर्जी में जो ग्रोथ की है, वो कितनी की है। वहां पे अपना ये अपना एक पवेलियन वहां पे इंडिया ने लगाया। क्या लगाया? अपना पवेलियन लगाया। पवेलियन समझते हो ना, वो बॉक्सा लगा देते हैं क्यूबिकल टाइप, तो वो लगाया अपना दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब चालू किया गया था, ये याद रखना जरूरी है। इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना है तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये कब शुरू किया गया था मेरे भाई? तो ध्यान रहे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो शुरू किया गया था जनवरी 2023 में, लास्ट ईयर ही शुरू किया गया था, ठीक है ना, जनवरी 2023 में, ठीक है। जनवरी 2023 में क्या किया गया? नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया, याद रहे आपको। 19,744 करोड़ इसका बजट था उस टाइम पे जब शुरू किया गया, हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रहे। और इसका टारगेट भी रखा गया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ना, इसका टारगेट रखा गया, पूछ लेते हैं आजकल ऐसे सवाल एग्जाम में, ये पूछ लेते हैं भाई, SSC सीजीएल मेंस में ऐसे ही पूछ लेते हैं कई बार। तो थोड़ा सा चीजों का देख लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ फिर, ठीक है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2023 जनवरी में शुरू किया गया, और इसका जो टारगेट रखा गया वो रखा गया 5 MMT का, मिलियन मैट्रिक टन। 2030 तक हम हाइड्रोजन का क्या करेंगे, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया की बनाएंगे 5 MMT की, ठीक है। तो ये याद रहे, 5 MMT मिलियन मैट्रिक टन 2030 तक का टारगेट, और ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा सुमेरु वोल्केनो। ये सुमेरु वोल्केनो बड़ा न्यूज में भाई आजकल। सुमेरु वोल्केनो क्या है? ये रिसेंटली न्यूज, सुमेरु वोल्केनो ये क्या है? ध्यान रहिए, इंडोनेशिया में एक बहुत ही पॉपुलर वोल्केनो है। पहली बात तो यही याद रखना कि एग्जाम में पूछ लेंगे कि सुमेरु वोल्केनो इज लोकेटेड वेयर इज सुमेरु वोल्केनो लोकेटेड, ये पूछ लेंगे आपसे। तो ध्यान रहिए, इंडोनेशिया में लोकेटेड है मेरे भाई। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जावा आइलैंड सुना होगा आपने, तो जावा आइलैंड में लोकेटेड है ये मेरे भाई सुमेरु वोल्केनो, ठीक है, याद रहे आपको। और ये अभी इसलिए न्यूज में क्योंकि ये 90 मिनट के अंदर ही, 90 मिनट में ही क्या किया था, 5 बार, 5 टाइम्स इरप्शन हो गया था इसमें, 5 बार इरप्ट हो गया था एकदम ये, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में बहुत ज्यादा, और इसलिए डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि सुमेरु वोल्केनो इज लोकेटेड वेयर इज सुमेरु वोल्केनो लोकेटेड, तो यू विल आंसर इंडोनेशिया, जावा आइलैंड, ठीक है, खत्म बात। और हाँ, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा, वो बता दो मेरे को। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है भाई, ये बता दो मेरे को। तो ध्यान रहे, दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट वोल्केनो उसका नाम है ओजास डेल सेलेडो। साउथ अमेरिकन कंट्री है दो, सुना होगा आपको, अर्जेंटीना जहां से लियोनल मेसी आते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना हो गई, और फिर चिले हो गया, ठीक है।
चिले, इनके बॉर्डर पे पड़ता है ये, और दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है ये ओजास डेल सेलेडो, याद रखना आपको, ठीक है। और बहुत सारे कई सारे पॉपुलर वोल्केनो, जैसे मैं बताऊं आपको, माउंट एटना नाम का एक वोल्केनो है, माउंट एटना नाम का एक बड़ा वोल्केनो, और दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो में गिनती की जाती है इसकी माउंट एटना की। ये कहाँ पे है? ये है सिसिली आइलैंड, सुना होगा आपने, इटली में। तो इटली में है ये मेरे भाई, ये माउंट एटना। तो ये भी पूछ लेते हैं आपको, लोकेशन पूछ लेते हैं आपसे कहीं, तो लोकेशन ऐसे ऐसे उनकी याद रखना आपको। कुछ और वोल्केनो होते हैं, मैं आगे जब वीडियो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी वाले ये 3 याद रख लो, सुमेरु वोल्केनो आइलैंड, ये जावा आइलैंड इंडोनेशिया में है। उसके अलावा फिर हमारा अर्जेंटीना चिले बॉर्डर पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है जिसका नाम है ओजास डेल सेलेडो। और माउंट एटना दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो में गिनती की जाती है, सिसिली आइलैंड इटली में लोकेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लू रेजिडेंसी वीजा, ये बड़ा न्यूज में है भाई, यूएई वाले ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया गया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ब्लू रेजिडेंसी वीजा का प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रहे। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? जो भी लोग ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, डेडिकेटली काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुना जाएगा और उनको रेजिडेंसी वीजा दिया जाएगा 10 साल के लिए, उनको यहाँ पे यूएई में रहना का प्रबंध किया जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया यूएई ने, जिसको बोलते हैं ब्लू रेजिडेंसी वीजा। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रोग्राम है, रेजिडेंसी वीजा प्रोग्राम है जो कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मेरे भाई यूएई में, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 7 एमिरेट्स का हिस्सा है ये, ध्यान रखना। 7 एमिरेट्स से बनके क्या बना है? यूएई बना है, याद रहे आपको। यूएई की खास बात है, इसमें बहुत सारे समिट आजकल होते रहते हैं क्योंकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया है। तो इसकी वजह से ग्लोबल जो हमारे समिट होते हैं ना, यहाँ पे बहुत कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे रिसेंटली यहाँ पे हुआ था अभी COP28 हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम होता है ना, वो यहाँ पे लॉन्च हुआ, वो यहाँ पे कंडक्ट किया गया, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ध्यान रहे, यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हमने COP28 भी बोला क्योंकि 28th एडिशन था, वो यूएई में कंडक्ट कराया गया। अभी रिसेंटली एक और समिट हुआ था यहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी यहाँ पे किया गया था। और इसमें हमारी तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था उस टाइम पे, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो 4 जून को माहौल पता नहीं कैसा क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी रिपीट ही हो जाएगी, तो नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे वो देखते हैं 4 जून को भाई। तो इलेक्शन का पर्व, इसको भी इंजॉय करना चाहिए, थोड़ा अपडेट रहना चाहिए चीज़ों से। बाकी तैयारी के टाइम पे हो तो थोड़ा तैयारी पे ज़्यादा फोकस करो। सरकार कोई भी आए, मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी रिपीट होगी, कोई भी आए, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं अभी रिसेंटली, नहीं तो पहले एसएससी में 2017-18 के टाइम पे देख लो, 2-2 साल लग जाते थे एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो अभी अच्छे से एग्जाम हो रहे हैं, इस चीज़ का पूरा फायदा उठाओ और जम के तैयारी कर लो मेरे भाई, सिस्टम सेट हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुआ था? यूएई में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने इसमें यहाँ पे क्या किया? पार्टिसिपेट किया। COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी यूएई में हुई थी, और ब्लू रेजिडेंसी वीजा भी यूएई में लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे की। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को। फिर रिपीट कराऊंगा मैं, 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्सेज डे, 16 मई को अभी मैंने बताया इंटरनेशनल लाइट डे, और जहां तक मेरे को याद है इंटरनेशनल फैमिलीज डे भी बताया था मैंने आपको 15 मई को ही, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और अब 18 मई को आता है हमारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे, याद रहे। पहली बार ये जो दिन है ये 1977 में बनाया गया था। कब किया गया था? 1977 में पहली बार जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 1977 में किया गया था, और इसको हर साल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स कंडक्ट कराती है, सेलिब्रेट करती है, ठीक है। बहुत सारे म्यूजियम इंडिया में जो पॉपुलर हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में एक है नेशनल म्यूजियम, बिल्कुल नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में। नेशनल गांधी म्यूजियम भी दिल्ली में है भाई, नेशनल गांधी म्यूजियम भी दिल्ली में, ये याद रहे आपको, ठीक है। उसके अलावा 2-3 और बताता हूँ मुझे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा हटके है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अहमदाबाद में कौन सा है? कैलिको म्यूजियम है भाई, कैलिको म्यूजियम, टेक्सटाइल से रिलेटेड कैलिको म्यूजियम कहाँ पे? अहमदाबाद में, ध्यान रही है आपको बात। कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स कहाँ पे? अहमदाबाद में पूछा जाता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,
यार हिंदी में राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है, नहीं तो 10वीं में 100 में से 98 नंबर लेके आया था मैं, बिल्कुल निब वाले पेन से लिखता था, बहुत अच्छी राइटिंग थी। ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पे है? ये है भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल। याद रहे, पूछा हुआ सवाल है ये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे? भोपाल में, याद रहे आपको। ऐसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, इसका नाम बदल दिया गया अभी, इसका नाम क्या कर दिया गया अभी? छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसका नाम कर दिया गया, चेंज किया गया रिसेंटली। क्या नाम है? प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम या छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ पे है मेरे भाई? ये है मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए। हाँ, एक और है इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन म्यूजियम। ये कहाँ पे? ये है मेरे भाई कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये याद रखना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। कपिल सिब्बल बन गए हैं अभी नए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कपिल सिब्बल के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बड़े फेमस केस है वो लड़ते आए हैं, बड़े फेमस वकील हैं इंडिया के। और अभी इनको क्या बन गए हैं? इलेक्ट हुए हैं एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कपिल सिब्बल। इनको 1000 के आसपास वोट मिले, लगभग 1000 प्लस। और जो इनका जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे, जिनका नाम क्या? प्रदीप राय। ध्यान रहे, क्या नाम इनका? सॉरी सॉरी, अरे क्या हो गया भाई ये? हाँ, प्रदीप राय। ये क्या है? इनको 600-700 के आसपास वोट मिले, तो इनको हरा के ये इलेक्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है तो सीधा पूछा जाएगा कि भाई कब एस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट को? ध्यान रहे, 26 जनवरी 1950 को। यही दिन था जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। कुछ प्रोविजंस तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन सारे प्रोविजन 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे संविधान के। और 26 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया था। और उस टाइम पे जो हमारे पहले चीफ जस्टिस बने थे, चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम पता है क्या था? उनका नाम था एच.जे. कन्या, हीरालाल कन्या। एच.जे. कन्या वो पहले चीफ जस्टिस बने थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के। और करंटली जो चीफ जस्टिस है, अभी जो करंटली जो जज है टोटल सुप्रीम कोर्ट में, वो कितने हैं? 34 है, याद रहे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये संख्या भी पूछ ली जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो आज का ये सेशन था करंट अफेयर का, छोटा सा सेशन है। आपको इतना ही कराया जितना आपको डाइजेस्ट हो सकता है, बहुत लंबा नहीं कराया है। एक और पार्ट लेके आऊंगा और उसके बाद करंट अफेयर को खत्म कर देंगे। मैं करंट अफेयर को 3 हिस्सों में कराऊंगा। छोटी छोटी वीडियो बनाई है सो दैट कि आप 3 बार में देख पाओ। पूरा एक बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखो, डाइजेस्ट करो, फिर दूसरे दिन देखो, डाइजेस्ट करो, तीसरे दिन देखो, डाइजेस्ट करो, करंट अफेयर खत्म। और जितना करंट अफेयर बताता हूँ ना, उससे 2 गुना चीजें वो बताता हूँ जो एग्जाम में पूछी गई हैं, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है या आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है उनका पार्ट है, वो चीज पूछी गई है। तो वो मैं आपको 2 गुना बताता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड और रेलिवेंट चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल का कंटेंट यार बहुत अच्छा रहेगा, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। सॉलिड कंटेंट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड और रेलिवेंट कंटेंट रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, और अपने भाई बहन दोस्त जो भी हैं उनको भाई शेयर कर दो। मेहनत बहुत कर रहा हूँ अपने कंटेंट पे। ठीक है, तो शेयर कर लो प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहो। वैकेंसी आ रही है, लेकिन याद रहे, वैकेंसी आ रही है लेकिन अपनी पोस्टिंग लेने के लिए, मनचाही पोस्टिंग लेने के लिए, मनचाही पोस्ट लेने के लिए, अपने होम स्टेट लेने के लिए आपको रैंक की निकालनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। यह बात ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।